तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ एक दिन पहले दाऊद के ऑफिस में कमल चड्ढा से मुलाकात की बात हुई थी। मैंने इस बात का जिक्र किया था कि आने वाले एपिसोड में कमल चड्ढा की एक भूमिका सामने आएगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, जरा ध्यान से सुनना। हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, कॉमन फ्रेंड, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, और वो गोवा में एक बिजनेस शुरू करने जा रहे थे उन दिनों में। और उसके लिए उनको एक टग और डम बार्ज दुबई, शारजा, कहीं समुद्री बंदरगाह से खरीदनी थी, सेकंड हैंड। उसके लिए उन्होंने शारजा में घर लेके रखा था और उनका जो कैप्टन था, जिसने वो टग बोट चलानी थी और उस डम बार्ज को ऑपरेट करना था, उसका नाम था कैप्टन रेमंड। उसका जिक्र भी हमने एक एपिसोड में किया। अब देखिए बात कैसे शुरू होती है और कहाँ पहुँच जाती है। वो हमारे दोस्त हरभजन मल्ली उनका नाम था। वो मेरे से पहले दाऊद इब्राहिम को जानते थे और रहमान खान को जानते थे। पुराने बम्बई में रहे थे काफ़ी देर। एक फिल्म बनाने आए थे, उस फिल्म का नाम था मानसी। एक बंगाली उसका डायरेक्टर था, वो इनको बेवकूफ़ बनाता रहा है, इनको 5 स्टार होटल में रखा, लेकिन शूटिंग एक दिन नहीं की। करोड़ों रुपये उस मल्ली भाई के बर्बाद करवा दिए। पूरे शहर में बैनर लगवा दिए खंभों के ऊपर, छोटे छोटे 2 फीट बाई 1 फीट के, मानसी 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 मानसी, पूरे मुंबई में हो गया। ये हमारा सीधा साधा भोला भाला मल्ली भाई वो पोस्टर देख के खुश हो गया और पैसे लगा दिया। और एक दिन वो बंगाली डायरेक्टर बोरिया बिस्तरा बांध के गुल हो गया, आज तक नहीं मिला कहाँ गया। तो उस दौर में मल्ली की मुलाकात होती है, अपने पैसे वैसे वापस निकालने में किसी चक्कर में वो दाऊद इब्राहिम को कहीं मिल गया। मुझे पुराना किस्सा पता नहीं, ना मैंने कभी पूछा, लेकिन उसकी दाऊद से मुलाकात थी। हुआ ऐसे 98 में, एंड में 88 में, जब जिस समय की हम बातें कर रहे हैं, उसी समय उसको कुछ सामान खरीदने के लिए अर्जेंट कुछ पैसे की जरूरत पड़ी और उसने दाऊद से कोई उस जमाने में भारतीय करेंसी के मुताबिक कोई 5-6 लाख रुपया, कोई जो एमरजेंसी उसको थी, कोई 1 लाख दिरहाम थे, तभी शायद 6 रुपये का एक दराम हुआ करता था, रुपये मिलते थे एक दराम के। पता नहीं उनकी कुछ आपस में कुछ था। तो उसने वो लोन लिया दाऊद इब्राहिम पे, जो दाऊद इब्राहिम ने उसे दे दिया कि कोई बात नहीं, आप अपना काम नहीं रुकना चाहिए। वो शारजा में रहता था और जो शख्स उसको वो टग बोट वगैरह दिलवा रहा था, एजेंट, वो उससे ज़्यादा पैसे ऐंठना चाहता था। लेकिन मल्ली ने कहा कि मुझे तो ये बार्ज फलां जगह से इतने की मिल रही और टग बोट इतने का मिल रहा है, तुम जो मुझे दिखा रहे हो बहुत महंगा है। वो एजेंट फिलीपींस का रहने वाला था और मल्ली के साथ ही उसी घर में रहता था जहाँ वो इंग्लैंड का रहने वाला शख्स रहता था। तो साथ में रहते थे दोनों। खाना वाना वो फिलिपिनो बना लेता था, घर में कुछ बना लेते। तो इनका जब उस शख्स ने देखा कि इसके पास जो कम पैसे थे वो भी इसको मिल गए, अब तो ये अपनी मर्जी का सौदा कर लेगा, मैं जो सौदा करवा रहा था उसका कमीशन मुझे मिलने वाला नहीं है, तो उसके दिल में शरारत पाप पैदा होता है। एक रात को सोए हुए मल्ली का वो मर्डर कर देता है शारजा में, वो फिलिपिनो दोस्त उसका। सुरेंद्र मल्ली के गले में एक बहुत मोटी सोने की चेन थी, एक ब्रेसलेट था, महंगी घड़ी थी, कुछ रिंग्स वगैरह थी और कुछ थोड़ा बहुत 1-2 लाख कैश भी भारतीय करेंसी के मुताबिक उसके पास था, जो उसने अभी पेमेंट करनी थी। तो वो आदमी सारा कुछ चोरी करके मल्ली को कत्ल करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शारजा बंदरगाह पे उसको पुलिस शक की बिना पे पकड़ती है, क्योंकि आधी रात को वो
एक छोटी बोट लेके निकलने की कोशिश कर रहा था। पूछताछ होती है तो तभी मल्ली के कत्ल की बात फैल जाती है और उस आदमी को डिटेन कर लिया जाता है और काफ़ी दिन तक इस केस की इंक्वायरी होती है और मल्ली परिवार में शोक की लहर। और मुंबई शारजा पुलिस तब तक वो लाश को हवाले नहीं करना चाहती थी, पोस्टमार्टम करवा के अपने पास रख लिया। कुछ प्रोसीजर होता होगा वहाँ के कानून के हिसाब से। मर्डर हुआ तो हमें भी पता चला मुंबई में कि ऐसे ऐसे हो गया। मैं और रहमान दोनों गए, शारजा गए, तो वो जो कैप्टन था उसको मिले, बातचीत की सब, तो लेकिन उसकी बॉडी मिलने में तकलीफ हो रही थी। उसका छोटे भाई दो इंग्लैंड से आए उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए कि लंदन जाके, इंग्लैंड जाके बर्मिंघम में उसके लास्ट राइट्स करेंगे। अब जब बॉडी नहीं मिल रही तो उसके जो छोटा भाई था परगन और रहमान, इन्होंने दाऊद को बोला कि आप अपना को असर सूख लड़ा के शारजा में कुछ बड़े लोगों को बोल के इसकी बॉडी डलवा दीजिए। तो दाऊद ने अपना असर सूख लगाया और साथ के साथ कमल चड्ढा जो शारजा में बेचता उसको भी बोला कि आप भी थोड़ा पीछे लग के, आप लोकल आदमी हो, वहाँ रहते हो, सबको जानते हो, ये परिवार बहुत तकलीफ में, इनकी मदद कीजिए। और मैंने भी कमल चड्ढा को जाके रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा अपना को आदमी दे दीजिए। कमल चड्ढा ने फैमिली को एक गाड़ी दी, एक अपना आदमी साथ में दिया, खुद कुछ लोगों को मिला, पुलिस स्टेशन गया। तो करते करते आखिर कोई 15 दिन के बाद हमें वो बॉडी मिली। उसके भाई उसको लेके इंग्लैंड चले गए, लेकिन वहाँ पे भी जो लास्ट राइट्स होने थे बर्मिंघम में वो भी 15 दिन लेट होने थे, क्योंकि वहाँ पे डेट लेनी पड़ती है, क्रीमेशन के लिए बुकिंग करनी पड़ती है। तो हम लोग वापस मुंबई आए। मुंबई आके जब क्रीमेशन होनी थी उसके 2 दिन पहले मैं बर्मिंघम पहुँच गया, इंग्लैंड चला गया। उस मल्ली भाई के उस पूरे लास्ट जो सेरेमनीज होती है हमारे सिख धर्म के मुताबिक, वो सब अटेंड की। और उसके बाद सब भाइयों ने मिलकर फैसला किया कि जो हमारे भाई ने दाऊद से पैसा लिया था वो उसको वापस करेंगे। तो वहाँ से सब लोगों ने फ्री होने के बाद 2-3 दिन के बाद फ़ोन किया। सुरेंद्र मल्ली, अनफॉर्चुनेटली अभी 2 साल पहले उसकी भी डेथ होगी, जो हरभजन का छोटा भाई था, उसने फ़ोन किया दाऊद इब्राहिम को कि भाई साहब ऐसे ऐसे करके आपका थैंक यू, आपने इतनी मदद की हमारे भाई की लाश हमें दिलवाने में। तो एक बात आपको बोलना था कि जो पैसा हमारे भाई ने आपसे लिया था वो हम जल्द आपको वापस कर देंगे, चिंता मत कर। दाऊद ने जवाब दिया, मैं मल्ली के साथ बैठा था जब दाऊद से बात हो रही थी, कि आप पैसे को भूल जाइए। जिस शख्स को मैंने पैसा दिया था जब वो ही दुनिया में नहीं रहा तो आपसे तो मैंने कुछ लेना देना नहीं, आपको तो पैसा दिया नहीं था, मैंने तो उसको दिया था, वो आदमी दुनिया में नहीं है तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब देखिए 1988 में 1 लाख दिरहम जो एक तकलीफ में आए आदमी को दाऊद ने दिए और उसके भाई वो पैसा वापस कर रहे हैं और दाऊद ने लेने से इनकार कर दिया। आज तक उनके भाइयों से 1 पैसा भी दाऊद ने वापस नहीं लिया। तो ये एक रिश्ते आगे कैसे बनते, लेकिन उस परिवार के साथ पूरा परिवार दाऊद के साथ जुड़ गया। वो जो किस्सा मैंने आपको एक बार पहले सुनाया था कि बर्मिंघम में एक बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, वो इसी मल्ली परिवार के घर में हुई थी। बहुत साल तक इनका आपस में रिश्ता रहा। तो ये एक रिलेशनशिप आगे जो डेवलप होती है और पैसे को छोड़ के रिश्तों को आगे निभाना करना, ये दाऊद को बहुत अच्छी तरह आता है। और यही कारण था कि इतने बड़ी मुश्किलातों में से निकल के भी दाऊद इब्राहिम अपने रिश्तों के बलबूते में दुबई में बेस बनाया और उसके बाद कराची में सेटल हो गया। हम हर आदमी के बस की बात नहीं होती। तो ये दाऊद की ज़िंदगी का और कमल चड्ढा के साथ
जो एक मुलाकात हुई थी, उसने कुछ महीनों के बाद ही उसको और आगे बढ़ाया। मैं जब कभी भी दुबई जाता था तो कमल चड्ढा को फ़ोन जरूर करता था, हम फिर पंजाबी में बात करते थे। एक बार फिर शारजा गए थे, वो एक लंबी कहानी है, बाद में सुनाऊंगा कि कैसे वो काम जो हरभजन लाल मल्ली ने गोवा में शुरू करना था, उसमें बाद में 2-3 साल के बाद मुझे भी उसमें कुछ जिम्मेदारियाँ दी गई और मैंने वो काम कंप्लीट करवाने में उस परिवार की काफ़ी मदद की। वो अपने आप में एक अलग किस्सा है। गोवा में एक डूबे हुए जहाज़ को निकालना था जो समुद्र में डूब गया था, वास्को डी गामा के पास, वास्को के पास। तो उसको निकालने के लिए जो लॉयड शिपिंग कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी, उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया था मल्ली परिवार को, कोई 1.5 करोड़ के करीब का कॉन्ट्रैक्ट था। और जहाज़ का जो मलबा निकलना था वो तो पैसा बेच के वो भी मल्ली परिवार को मिलना था। मुझे आज भी याद है, स्टर्लिंग शिपिंग एंड अलाइड कंपनीज उनकी फर्म का नाम था। वो पूरा किस्सा आपको फिर कभी सुनाएंगे। लेकिन उस परिवार के साथ दाऊद के जो रिश्ते पैदा हुए वो उस 5-6 लाख इंडियन रूपी से बहुत ज़्यादा थे। तो ये एक सबक है सीखने के लिए कि पैसे के लिए कभी रिश्ता खराब मत करो। उसके बाद शायद इतने पैसे तो कहीं इसके ज़्यादा उसके परिवार के पास थे, बड़ी आसानी से दे सकते थे। तो ये दाऊद के जो एक लोगों का जो उसके जानते थे, बड़े कम जानते हों, उनकी मदद करने का एक तरीका जो था उस ज़माने में दाऊद के पास, वो उसके बहुत चर्चे होते थे। मुंबई में कई लोग मुझे ऐसे मिले, मैंने एक एपिसोड भी बनाया था, आपने सुना होगा, कि बहुत से लोग जिन लोगों ने कभी दाऊद का कोई अच्छा उसके लिए कोई अच्छा काम किया होगा, उसने बहुत से लोगों को मदद करके उनके घर बार लेके दिए, किसी को दुकान लेके दिया, बहुत से लोगों को रिहेबिलिटेट किया जो किसी ना किसी वजह से जिनका नुकसान हो गया था। तो ये एक ट्रेट, एक गैंगस्टर जिसको हम मानते हैं, मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा डॉन, लोगों से वसूलियाँ भी जाती हैं, लोग पैसा भी देते रहे, सेटलमेंट से पैसा आता रहा, बहुत सारे काम अंडरवर्ल्ड के किए। लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसे कोई ट्रेट भी थी, ह्यूमन ट्रेट, जो उसको लोगों के साथ जोड़ के रखती थी। बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं मुंबई में जो कॉन्फिडेंस से बताते हैं कि उनको दाऊद ने बहुत मदद की और गाए बगाए आज भी करता है, किसी के थ्रू। डायरेक्ट तो मुझे नहीं लगता आज किसी तरह से कराची से पैसा ट्रांसफ़र होकर इंडिया में आता होगा। बहुत उसके लोग हैं, बंदे हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग हैं, किसी को बोल दिया ये आदमी तकलीफ में है, इसकी हेल्प कर दो। तो ये एक एंगल जो है दाऊद के साथ जो मैंने अपनी मुलाकातों में देखा, ऐसे बहुत से इंस्टांसेस और भी आए। और दूसरा ये था कि वो सच बोलने से डरता नहीं था, जो सच्ची बात होती थी मुंह पे कह देता था, किसी को बुरी लगे किसी को अच्छी लगे। और किसी की बात सुन के पहली नज़र में यकीन नहीं करता, उसको कंफर्म जरूर कर लेता था और फिर कोई एक्शन लेना होता था। तो इसी एपिसोड में हम वो जो पहले आपको बहुत पहले इंसिडेंट सुनाया था उसकी थोड़ी सी और डिटेल आपको ऐड कर देते हैं ताकि एक सेपरेट एपिसोड नहीं बनाना पड़े। तो इस फैमिली की जो बात है वो आज के इस एपिसोड में ख़त्म कर देंगे। इस घटना के 2-1 साल के बाद एक बच्चे के जन्मदिन पे मल्ली परिवार के घर पे दाऊद इब्राहिम और उसकी फैमिली, साथ में जावेद मियांदाद और उसकी फैमिली, ये उसी परिवार के एक भाई के घर में पहुंचते हैं बर्मिंघम, बच्चे के जन्मदिन पे शमूलियत करने के लिए। तभी दाऊद के अपने बच्चे भी छोटे छोटे थे, जावेद मियांदाद का बेटा भी और बेटी भी छोटे छोटे थे, सब 8, 7, 8, 9 साल की उम्र के बच्चे, छोटे भी थे, शायद 1-2 साल के भी थे कोई। और उसमें दाऊद इब्राहिम, उसकी पत्नी, उनकी एक सिस्टर इन लॉ, उनके फादर इन लॉ और काफ़ी जावेद मियांदाद, उसकी बीवी, उनके बच्चे,
एक दो और तो औरतें भी थी, पता नहीं कौन कौन थी। ये सब लोग एक मिनी बस लंदन से किराए पे लेकर बाई रोड बर्मिंघम आए। जावेद मियाँ दाद गाड़ी चला रहा था, बीच में शायद दाऊद भी चला लेता होगा, पता नहीं। तो इनके रहने का बंदोबस्त जो था उस परिवार ने होटल हॉलीडे इन जो सिटी सेंटर बर्मिंघम में वहाँ पे किया। और दाऊद इब्राहिम ने कहा कि मुझे आप सब भाई अपना अपना काम करो, मेरे इर्द गिर्द घूमने की ज़रूरत नहीं है। वो तो जो एक छोटा भाई था उनका परगन, बहुत बढ़िया इंसान है, नफीस आदमी है। दाऊद ने कहा मेरे साथ परगन को छोड़ दो, आप सब लोग फैमिली वाले हो जाओ, बच्चे औरतें अपना घूमो फिरो, मैं परगन के साथ घूम लूँगा जो देखना। तुम्हें याद है 2 रात ये लोग वहाँ पे रुके थे पूरी फैमिली के साथ। तो परगन और दाऊद इब्राहिम शाम को निकल जाते थे कैसीनो वगैरह, सिटी सेंटर में घूमने, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे भी निकल जाते थे। परगन के पास भी बहुत बढ़िया गाड़ी थी, तभी बहुत अच्छा काम चलता था। DN बच्ची मल्ली एंड सन्स का रुकनी रोड के कॉर्नर पे बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसको कहते ही बड़ी फैक्ट्री थी, क्योंकि बाकी भाइयों की छोटी छोटी फैक्ट्री भी थी। DH मल्ली, देव इनके भाई का नाम था, H से हरभजन, तो देव और हरभजन, DN मल्ली एंड ब्रदर्स, वो उनकी फैक्ट्री का नाम था। आज तो 4-5 साल पहले उन्होंने बेच दिया था, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। लेकिन वो फैक्ट्री बहुत मशहूर थी, रुकनी रोड को एंटर करते राइट साइड में थी। उसके बिल्कुल सामने मेरा एक दोस्त रहता था, एक अनिल चड्डा, वो उसके घर पे भी कई बार रहा हूँ मैं। उसकी वीडियो लाइब्रेरी की दुकान हुआ करती थी उस समय, वो चलाता था। एक ज़माने में पंजाब नेशनल बैंक में काम करता था, बाद में अपना प्राइवेट काम शुरू कर लिया। उसके थोड़ा आगे जाके फारक्रॉट पब हुआ करती थी हमारे दोस्त जीत जोसन की, उसके थोड़ा आगे गुरुद्वारा था। तो वो पूरा एरिया मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जहाँ से सैकड़ों बार मैं निकला था। वही रोड आगे हरभजन लाल मल्ली और 2-3 भाई मल्ली परिवार के उसी एरिया में हैंड्सवर्थ वुड में रहते थे, हैंड्सवर्थ और हैंड्सवर्थ वुड दोनों में। तो पूरे उस 3 दिन की बर्मिंघम की स्टे में, पहले दिन बच्चे का जन्मदिन, दूसरे दिन ये पूरी फैमिली दाऊद की और जावेद मियाँ दाद की और मल्ली भाइयों के 2-3 भाई और उनकी फैमिली अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके सब 18-20 लोग चले जाते हैं एल्टन टावर, जो एक बहुत बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है, वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। वहाँ तकरीबन आधा दिन गुजार के बच्चों के साथ एंजॉय करके पूरी फैमिली वापस। मुझे याद है वहाँ पे एल्टन टावर में जब दोपहर का खाना खाने के लिए, वहाँ पे ऐसे नहीं कि आप भीड़ करके खड़े हो जाए, सबको एक डिसिप्लिन से लाइन में लगना पड़ता है। दाऊद इब्राहिम जहाँ प्लेट्स रखी होती थी उठा के पहले सब बच्चों को अपने हाथ से उसने प्लेटों में खाना डाल के दिया। फिर जो लेडीज़ थी उनको कहा आप क्या खाएंगी, उसमें आधी तो पंजाबी औरतें थी, भाइयों की बीवियाँ, उनको पूछा बहन जी आप क्या खाएंगे, सब उनको थोड़ा थोड़ा डाल के दिया। उसके बाद सब बाकी के जो आदमी लोग थे उनको अपने हाथों से दाऊद इब्राहिम ने प्लेटों में खाना खा डाल डाल के दिया। अब ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उम्र भर आपके दिमाग में बैठ जाती। खाने को तो हम भी अपनी प्लेट लेके अपने आप डाल के खा सकते थे, लेकिन उस आदमी को शौक था, मेहमान नवाजी बहुत बढ़िया करता था दाऊद इब्राहिम। रहमान भी मेहमान नवाजी के लिए माना जाता था। लेकिन इनमें नेचर में बहुत कुछ मिलता जुलता था, इसलिए शायद मेरी इनसे बनती थी। जिनको मराठी में मुंबई में पढ़ती थी हमारी, और लेना देना कुछ नहीं था, मेरे पास था ही क्या जो मैं उनको दे देता। मैं तो एक ऑर्डिनरी रिपोर्टर था, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं, जो थी जो फॉरेन की एजेंसी से कमाता था वो लग जाता था घर पे कामों काजों में। तो ये एक ट्रेट जो थी, रिलेशनशिप आगे रखना, आगे बढ़ाना, ये वो मौके हैं जब दाऊद इब्राहिम को फैमिली के साथ कोई नहीं देखता था। किसी ने दाऊद इब्राहिम की फैमिली नहीं देखी थी। जितने लोग मुंबई से इंटरव्यूज़ करके आए, किसी को नहीं पता कि उसकी बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं ना।
कैसे रहते हैं, तौर तरीका क्या। और बढ़िया बात आपको बताऊं, जितनी लेडीज इनके घर में थी सब बहुत ही इज्जत करने वाली, हलीम, नीची आवाज़ में बात करने वाली, बड़ों की इज्जत करनी, छोटों से प्यार करना, बच्चों से। उनको कोई ऐसी मैंने बात नहीं देखी कि वो मुंबई के सबसे बड़े डॉन दाऊद इब्राहिम की फैमिली है। तो इस बातों से जो सबसे बड़ी बात निकल के आई, जो कम लोगों ने कही है या देखी है, दाऊद इब्राहिम वॉज अ परफेक्ट फैमिली मैन। कोई डॉन आपने देखा अपनी फैमिली के साथ इस तरह मूव करता हुआ, बच्चों के साथ घुमाना फिराना उनको, यह हमने देखा। तो दोस्तों, आज के दिन इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।